हम्म तो आज की क्लास में हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं पीएचई 10 के अंदर। और जिस चैप्टर का यूनिट का नाम है एसी एंड डीसी सर्किट्स। तो अभी तक जो हमने पहला चैप्टर देखा था उसमें ज़्यादातर जो बातें हमने की थी वो रजिस्टेंसेस के ऊपर की थी, करंट और वोल्टेज के ऊपर, और इन्हीं के ऊपर थ्योरम पड़ी थी। लेकिन अगर 12th क्लास का बेसिक नॉलेज के हिसाब से पीएचई 2 में भी आपने देखा होगा कि जो एक नेटवर्क तैयार होता है वो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें, डायोड वगैरह तो हम फिर धीरे धीरे आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे ही। तो अब बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस और बैटरी के अलावा और भी चीज़ें जोड़ेंगे जिनकी वजह से नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो अब एक कॉमन सेंस ही बात है कि जो भी रजिस्टेंसेज हैं, मतलब जैसे कोई वायर है तो उस वायर में अपना खुद का भी तो एक रजिस्टेंस होता है। बस हम अपने सर्किट्स में क्या करते हैं, जैसे ये वायर है और यहाँ पे हमने इस को शो कर दिया कि इस वाले वायर का या यहाँ जो भी रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। लेकिन एक्चुअल में और रियल लाइफ में तो ये जो वायर है इसमें खुद भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने किसी सर्किट में कैपेसिटर ऐड किया, तो ये कैपेसिटर का जो काम है वो तो वो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ अपना भी करंट को अपोज करने का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम नाम देते हैं इम्पेंडेंस। इसी तरह से जैसे अगर मैंने किसी सर्किट में इंडक्टर जोड़ दिया, तो इंडक्टर अपना काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ वो भी करंट के मतलब फ्लो को अपोज करता है। तो जो चीज़ें करंट के फ्लो को, जैसे अगर सिर्फ रेजिस्टेंस करता है तो हम उसको नाम रेजिस्टेंस ही दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या रेजिस्टेंस और इंडक्टर जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में उस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक नया टर्म देते हैं जिसका नाम होगा इम्पेंडेंस। कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि रेजिस्टेंस भी आ सकता है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो। तो मतलब उसमें आर भी होगा, एल भी होगा और सी भी होगा, जिसको हम नॉर्मली एल सी आर सर्किट बोलते हैं। 12th क्लास में इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत फेमस होते थे, एल सी आर सर्किट। तो हम अपना अब देखते हैं कि मान लीजिए अब डेरिवेशन वगैरह तो हमें ज़रूरत नहीं है, इग्नू में उतना स्टैंडर्ड में पूछते नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछते हैं। लेकिन फिर भी जो नॉलेज होनी चाहिए जितनी कि आप न्यूमेरिकल भी समझ पाएँ, उसके हिसाब से मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस है क्या, कि किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जैसे हो गया और इंडक्टर और कैपेसिटर हो गया, तो वो सब के सब जो करंट के फ्लो को रोकेंगे उसको हम रेजिस्टेंस तो नाम देते ही हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से एक अलग नाम रखा गया इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वजह से। तो उनको हम ओवरऑल मिला के क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस या इम्पेडेंस। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से। तो ये चीज़ मैं वर्बली जैसे बताई है उसको प्रॉपरली लिख के भी बता देता हूँ, ताकि एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन की हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास जैसे जो वोल्टेज है, और ये पीएचई 2 का हिस्सा है वैसे, कि जैसे वोल्टेज है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह से आई की इक्वेशन क्या है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब सिनुसोइडल फंक्शन है, तो इन टर्म्स ऑफ हम यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी कॉस लिखते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरह से ये इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई लैग नहीं होगा, मतलब उनके बीच में, अब लैग का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल की वैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। जैसे वोल्टेज की अगर इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस तरह से, इसकी ग्राफ जो है v इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इन फाइव की कोई वैल्यू दे रखी हो, वी नॉट की कोई वैल्यू दे रखी हो, तब हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो यहाँ से इस तरह से चल रहा है। अब उसी सर्किट में अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आपके पास ये कोई भी रेजिस्टेंस था और यहाँ हमने कोई भी बैटरी या मतलब ये अटैच कर दिया सेल कोई भी, तो जो करंट फ्लो हो रहा है, और हम बारी बारी से यहाँ पे V और I को नोट डाउन करें, जैसे यहाँ वोल्ट मीटर और अमीटर लगा के,
और उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, मतलब बी के लिए ये मिल रही है। उसी तरह से आई के लिए ड्रॉ की जाए तो वो भी इसी के जैसी अगर मिल रही है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकली मिलती है, जैसा वोल्टेज का लाइन वैसा ही आई का लाइन। तो पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि रजिस्टिव एलिमेंट है, अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, तो वहाँ कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में वोल्टेज और करंट के ग्राफ में कोई फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी ग्राफ में, जैसे मतलब हम जो सर्किट पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर प्योर इंडक्टर का केस आ जाए तो क्या होगा। प्योर इंडक्टर का मतलब जैसे यहाँ ये प्योर रेजिस्टेंस था, तो उस केस में हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ये प्योर इंडक्टर केस हो जाए कि इसमें सिर्फ हम इंडक्टर अटैच कर दें, अच्छा, और ये पढ़ाते टाइम पे मैं कुछ टर्म भी ऐड कर रहा हूँ साथ साथ, जैसे यहाँ रजिस्टेंस था, इसका नाम रजिस्टेंस, और इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इंडक्टर। लेकिन इसकी वजह से जो इम्पेडेंस क्रिएट होगी, इम्पेडेंस मतलब एक तरह से मैंने आपको बोल दिया है कि करंट के फ्लो को रोकने वाला, तो इंडक्टर की वजह से जो रुकेगा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस नाम था, तो यहाँ इंडक्टर की वजह से जो होगा उसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई प्योर, ये ग्राफ में ये सब मैं अभी मिटा दूंगा, ये सिर्फ पढ़ाते टाइम पे बता रहा हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ, प्योरली कैपेसिटेंस है, सॉरी कैपेसिटर है, और यहाँ हमने किसी बैटरी से ऐसे अटैच कर रखा है, तो ये क्या है आपके पास अभी, कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर। कैपेसिटर इसका नाम है, लेकिन इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, और इन तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इम्पेडेंस। एक बार दोबारा समझते हैं। मैं बताने जा रहा था आपको कि अगर आपके ग्राफ के अंदर, मतलब सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस है, उसमें मैंने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो कराने के बाद अमीटर और वोल्ट मीटर में उनकी रीडिंग काउंट की टाइम के हिसाब से। तो जैसे यहाँ मैं वोल्टेज और ये टाइम के बीच में ग्राफ नोट करके बता रहा हूँ, तो मैं पहले वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ, तो उसका जब ग्राफ मिलेगा वोल्टेज और टाइम का, वो तो इसी तरह से मिलेगा। फिर जब मैंने आई का चेक किया तो वो भी इसी तरह से मिल रहा है। तो इट मीन्स कि जब कोई भी नेटवर्क सर्किट अगर हमारा पूरा का पूरा वो रजिस्टिव है, रजिस्टिव का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस है, ये लिखा है ना रजिस्टिव एलिमेंट, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई लैग नहीं मिलेगा, वो एक साथ मतलब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ इंडक्टर उसमें लगा हुआ है, मतलब प्योरली वो इंडक्टिव है या प्योर इंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें वोल्टेज जो है वो लीड करेगा ओवर करंट बाई पाई बाई टू। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे वोल्टेज का, जैसे करंट का ग्राफ अगर यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो वोल्टेज का ग्राफ यहाँ से चलेगा पाई बाई टू से ऐसे, ठीक है, तो उनका ग्राफ ऐसे होगा। और अगर वो प्योर कैपेसिटर वाले से जुड़ा हुआ है, इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ वोल्ट मीटर और अमीटर लगा के हमने अलग अलग, एक बार वोल्ट और टाइम, वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो वो यहाँ से चलेगा, एक बार करंट और टाइम के बीच में ड्रॉ किया तो वो इस तरह से चल रहा है। मतलब वोल्टेज जो है इसमें अहेड है बाई प्लस पाई बाई टू लिख देता हूँ तो ऐसे याद रहेगा। प्लस पाई बाई टू का मतलब है कि यहाँ जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू आगे है, पहले वो वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब यहाँ वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब प्योरली हमारे पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सर्किट में, और फिर से यहाँ पे वोल्ट मीटर अमीटर लगा के जब उनके बीच में ग्राफ देखेंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि करंट, मतलब वोल्टेज यहाँ अहेड था ना, अब यहाँ वोल्टेज बिहाइंड हो जाएगा या लैग कर जाएगा, मतलब पीछे चलेगा एक तरह से। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि इन प्योर कैपेसिटर्स जो वोल्टेज होगा इस बार लैग करेगा, लैग बिहाइंड द करंट, मतलब उसका जो ग्राफ होगा, जैसे मैं अगर करंट का ग्राफ बना देता हूँ, ये वाला है इस तरह से, तो वोल्टेज का ग्राफ नीचे से चलेगा, ऐसे लैग करेगा वो, ठीक है। तो ये इनके अंदर चीज़ें हैं। अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम फॉर्मूले अभी जो मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ उनको ड्राइव करने में इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है। पर मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर आपका नहीं देखा है इग्नू के अंदर जिसमें सेकंड चैप्टर से कभी कोई डेरिवेशन आया हो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए हैं, और वो भी इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं कि बस फॉर्मूला याद हो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा थ्योरी इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल है उसको समझने के लिए कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, पता चले वो किसी और चैप्टर से बाई चांस दे दिया, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको
चाहिए तो इसको एब्जॉर्ब कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से है वो मैं अभी न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, मतलब अब ओवरऑल जो अभी मैंने मिटाया है उस हिसाब से अगर समझ के देखा जाए तो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, वो ऊपर लिखी हैं प्रॉपरली यहाँ, कि अगर आपके पास जो सिर्फ रजिस्टिव एलिमेंट है तो उसमें फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्योरली वो इंडक्टर से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, मतलब आगे होगा कितने एंगल से, π/2 से, किससे, करंट से। लेकिन अगर वो प्योरली कैपेसिटर है से बना हुआ नेटवर्क सर्किट है तो उसके अंदर जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर मैंने आपको नाम बताए जो कि यहाँ नहीं लिखे हैं, ऑब्वियसली वीडियोज़ के अंदर मैं बोल रहा हूँ तो उनको आप अपने नोटबुक में ऐसे नोट डाउन करते जाइए। एक बार बता देता हूँ, रजिस्टेंस की वजह से जो है वो तो है ही, मतलब रजिस्टर, इसको ऐसे नाम दे देते हैं रजिस्टर। तो इसकी वजह से जो करंट को अपोज कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रजिस्टेंस। ऐसे दोनों चीज़ें एक ही वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह से इंडक्टर, तो इंडक्टर तो उस डिवाइस का नाम हो गया, तो इसकी वजह से जो इम्पेडेंस क्रिएट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। इसी तरह से जो कैपेसिटर है वो तो डिवाइस है, मतलब डिवाइस मतलब एक चीज़ है, और उसकी वजह से जो इम्पेडेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब जो करंट को अपोज कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, उस प्रॉपर्टी को। एक तरह से हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, तो कैपेसिटेंस। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को आप लोग आर से डिनोट करते हैं, और आर जो है यहाँ पे रजिस्टर जो प्रोडक्ट है एक तरह से, वो उसको भी आर से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस को सिंबल में भी आर से डिनोट करते हैं। इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं, लेकिन इंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एल से। इसी तरह से जो कैपेसिटर है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, लेकिन जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको, खैर अभी जब वैसे तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ पैराग्राफ मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा अच्छे से कि यहाँ क्या लिखा हुआ है उनके बीच में। अब आते हैं लास्ट लाइन पे कि ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सर्किट सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके बनाओ, ऐसा नहीं है। उसमें तीनों चीज़ें ही जुड़ी हो सकती हैं, कैप और भी डायोड वगैरह तो बात की चीज़ें, वो बहुत चीज़ें मिलके वो एक सर्किट बनता है। तो कहता है कि जो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं वो सबके सब इम्पेडेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इम्पेडेंस क्या है कि वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, तो वो ऑफर करते हैं इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस क्या होगा फिर उस सर्किट का, तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ का अलग अलग क्या निकाल के रखेंगे, हर चीज़ का अलग अलग जो भी इंडक्टेंस इम्पेडेंस है उसको निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। तो पूरे सर्किट का अगर इम्पेडेंस निकालना है तो इंडक्टर का निकालो, कैपेसिटेंस का निकालो और रेजिस्टेंस, तीनों को ऐड कर दो और वेक्टर सम। तो ये चीज़ हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस। अब आते हैं, मान लीजिए जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है, वो मान लीजिए कि उस सर्किट में सिर्फ आपके पास वैल्यू है कि हम सिर्फ आरएल सर्किट मान रहे हैं पहले, कि आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर जुड़ा हुआ है। तो उस केस में तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ ये है कि आपके पास यहाँ क्या है, सिर्फ इस सर्किट में आप अच्छे से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है यानी कि एल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताया था एक्सएल। तो एक्सेल का मतलब क्या है, इंडक्टेंस नाम दो, या फिर एक नया नाम और मिला है, ये अलग अलग बुक्स में ऐसे नाम मिलते ही रहते हैं, खैर, कि जो इंडक्टर की वजह से जो इंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसी कैपेसिटर होगा तो क्या नाम दे देंगे, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, या सिंपल कैपेसिटेंस भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और रेजिस्टेंस का हर जगह नाम लगभग रेजिस्टेंस ही रहता है। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ एक्सेल। तो अभी सिर्फ हम आर और एल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहीं की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का मैं जब अभी कराऊंगा तब वैसे तो एक साथ भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आर एल की बात करते हैं, फॉर्मूला वगैरह की, और फिर आर सी की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में एल सी आर वाला नहीं है। तो एक्स एल इसका नाम क्या हो गया, और इसकी जो वैल्यू है एक्स एल की, ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो मैं साइड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो है जे ओमेगा एल। ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। आर जो है वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है। आई टी ये देख रहे हैं यहाँ पे बी वोल्टेज दे रखा है आपको, और ये इसमें से कोई भी करंट फ्लो होके जा रहा है। दूसरी चीज़ अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी कि जब आपके पास आर और एल सर्किट है तो उस केस में रेजिस्टेंस जैसे तो वोल्टेज और उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बताया भी है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन
किसकी वजह से फर्क पड़ेगा? इंडक्टर की वजह से। तो इंडक्टर की वजह से जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके देखें उनका, तो हमने पहले भी देखा कि पाई बाई वोल्टेज जो है वो पाई बाई 2 एंगल से अहेड है, आगे की ओर चलता है। तो उस सर्किट का जब इम्पेडेंस वगैरह के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करके देखा जाए, तो ये देखो, मान लीजिए ये रियल एक्सिस है, तो ये थीटा एंगल यानी अहेड है। तो आप इस तरह से चाहें तो समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम पे इन सब की चीज़ों की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये आपका इम्पेडेंस हो गया। ये जो है जे एक्सएल, यही है आपका ये वाला, कि इसकी वजह से कितना इम्पेडेंस आ रहा है। तो जेड एक्सिस की ओर है, इसके पैरेलल है। तो जैसे इसकी डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं? जे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? जे एक्सएल। अगर ये नीचे की ओर होता तो फिर माइनस जे एक्स एक्सिस होता है, तो वो लिखते हैं। तो ये जे एक्सएल। और ऐसे मान लेते हैं कि एक्सएल की वैल्यू सिर्फ ओमेगा एल, लेकिन जब डायरेक्शन भी क्योंकि लिखनी है तो इसलिए मैंने वहाँ पे जे लगा दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, इस पे वेक्टर, और ये क्वांटिटी या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, सबसे अच्छी टर्म। ये क्या है? एक्सएल का मैग्नीट्यूड है, और ये ऑब्वियसली क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या है? जे ओमेगा एल। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम पे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है। तो फॉर्मूला आपका बनेगा एक्सएल इज इक्वल टू में ओमेगा एल। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टेंस तो आर है ही है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके बन सकते हैं वो देखते हैं। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि जो इंडक्टेंस है उसको हम एक्स एल से डिनोट कर रहे हैं, और फॉर न्यूमेरिकल इसका क्या वैल्यू होगा? ओमेगा एल। अब बात आती है कि एल क्या है? तो एल तो इंडक्टर है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब आता है कि ओमेगा क्या है? तो ओमेगा का मतलब है 2 पाई एफ। ये सब PHE 2 से मिलेंगे आपको फॉर्मूले। PHE 2 का जो सेकंड ब्लॉक है उससे, उसमें ये सब चीज़ें मिलती हैं कि ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं वैसे इसको, फिर 2 पाई और ये फ्रिक्वेंसी। ये एक्सेल पता लग गया, ओमेगा आपको इसके अंदर क्या है वो पता लग गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर तो जैसे कि आर भी है और ऑब्वियसली इंडक्टर भी है। तो इन दोनों की वजह से जो टोटल इम्पेडेंस होगा वो क्या होगा? इम्पेडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो डेफिनेशन देखिए, लास्ट लाइन, कि कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस इज द वेक्टर सम ऑफ जितने भी इस सर्किट में जुड़े होंगे उन सब का सम। तो यहाँ पे सिर्फ आर है और ओमेगा एल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर फिर प्लस ओमेगा एल। तो आप चाहें तो जे ओमेगा एल करके लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि आपकी इग्नू की बुक्स में ये डायरेक्शन दी गई हैं। वैसे जो दूसरी बुक्स हैं उसमें नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ आर लिखते हैं और ओमेगा एल लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ दे रखी है इग्नू की बुक में, तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी जे ओमेगा एल लिखें। और जे लिखने का रीज़न क्या है? क्योंकि वोल्टेज ऐड करता है, तो ये जे एक्सेस के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन भी जे एक्सएल लिख सकते हैं। तो ये आ गया जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल। तो ये क्या ऑफर कर रहा है? इम्पेडेंस किसकी? जब आपके पास सर्किट में आर हो और एल हो, इंडक्टर। तो ये हो गया आपके पास एक नया फॉर्मूला। और क्या क्या है तो वो भी देख लेते हैं। ये z का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात आती है थीटा की। ये देखिए, जो थीटा है वो कहेगा कि जो इम्पेडेंस है उसका एंगल निकाल के दिखाओ, जिसको हम फेज एंगल भी बोलते हैं एक तरह से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में फेज एंगल का डिस्कशन किया जाए तो वो थीटा कितना होगा। तो हम चाहें तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, और इसके बाद में ये क्या है? बेस है इसका। तो यहाँ पे आप फेज एंगल निकालना चाहते हैं तो ये कितना है? सर्किट में आपको क्या क्या गिवन होगा? ऑब्वियसली आर गिवन होगा और ओमेगा। तो जो चीज़ें गिवन होती हैं हम उनके हिसाब से ज़्यादातर करते हैं। तो आपको आर गिवन होगा और ये गिवन होगा, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? जे एक्सएल। तो यहाँ हमने लिखा जे एक्सएल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ कितना है? ये रेजिस्टेंस है आर, तो हमने यहाँ पे आर। तो थीटा को निकालना चाहते हैं तो टेन को उधर भेज दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्सएल। अब एक्सएल की वैल्यू पता है हमें, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूँ। एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल अपॉन आर। एक छोटी सी चीज़ जो नोटिस, मतलब स्टूडेंट जो गलती करते हैं, एक्स एल जब मैं लिखता हूँ तो ये एल सफिक्स में है, डिनोट करने का तरीका है रेजिस्टेंस को, किसके अंदर? इंडक्टर के अंदर। लेकिन जब ओमेगा एल लिख रहा हूँ तो ये ओमेगा अलग है, एल अलग है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो जल्दी जल्दी में गलती से ओमेगा एल ऐसा मत कर देना या एक्स एल ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो
जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं, एक्स एल यहाँ सफिक्स में है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो ओमेगा इंटू एल है। तो इस तरह से आप फेज एंगल भी आराम से बता पाएंगे। अब आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पेडेंस बताओ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पेडेंस जब कभी भी निकालना हो तो बहुत ईजी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पेडेंस तो वो वैसे ही निकालनी है जैसे हम सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे वो भी जेड की फॉर्म में ही होते हैं, मैं सिर्फ एक रिलेशन बता रहा हूँ। बाकी ये जेड से है, ये भी जेड से है, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है, ये सिंपल अपना एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो होते थे ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो वहाँ पे जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो अंडर रूट के अंदर क्या करते थे, जो भी रियल क्वांटिटी है यानी ए, तो ए का स्क्वायर, फिर आई का जो कोफिशिएंट है यानी कि बी, तो बी का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देते, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आ जाता था। कुछ उसी जैसा है। एक बार मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आप इस जेड को और इस जेड को सेम चीज मत मान लेना। ये जेड एक इम्पेडेंस है और यहाँ जो जेड मैं बता रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो बस एक रिले वो बता दिया थोड़ा सा याद रखने के लिए कि अगर इस जेड का यानी इम्पेडेंस का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वैसे ही काम करना है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर है तो आर का स्क्वायर, फिर यहाँ जे के साथ में कौन है, ओमेगा एल। जे को नहीं लिखना है, सिर्फ ओमेगा एल को। तो मैंने यहाँ लिखा ओमेगा एल का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब और क्या क्या पूछते हैं वो लोग, तो अब पूछ लेते हैं करंट, कि अगर आपका जब यही वाला सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है तो उस सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है। तो करंट के लिए आपको क्या करना है, आई और इक्वल टू में वी आर एम एस एक टर्म होती है जो PHE 7 में आएगी, आती है, और पता होनी चाहिए वैसे क्वेश्चन में ये दी जाएगी आपको वी आर एम एस वैल्यू। तो वी आर एम एस और अपन में जेड। तो वी आर एम एस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जेड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो आप उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे ये वाला जो आई है वो आप आराम से बता पाएंगे। करंट के बाद वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे आप देखो ये सीरीज है, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले चैप्टर में अच्छे से क्लियर की थी कि जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो एक तरह से ये सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर इनका वोल्टेज अलग अलग है तो इस पर जितना वोल्टेज खर्च हुआ उसको मैं नाम दे देता हूँ वी आर, मतलब रेजिस्टेंस पे खर्च होने वाला वोल्टेज। ऐसे यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको क्या नाम दें, तो ये इंडक्टर है तो इंडक्टर यानी कि एल, तो वोल्टेज जो इंडक्टर पे खर्च हुआ है। तो हम इन ये टर्म भी वो लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जब आपके पास आर एल सर्किट है तो सिंपल वी आर का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज खर्च हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होगा, आई आर एम एस, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, आई आर एम एस इंटू में आर, आर क्या है, रजिस्टेंस, सिंपल है। इसके बाद में अगर वोल्टेज हमें निकालना है कहाँ पे, इंडक्टर पे, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला है, आई आर एम एस। अब क्या है इंडक्टर, तो इंडक्टर एल नहीं लिखना है, ओमेगा एल लिखना है आपको। तो ओमेगा एल, तो बस ये इंडक्टर पे खर्च होने वाला वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस पे खर्च होने वाला वोल्टेज हो गया, और ये करंट। तो ये बस फॉर्मूले हैं इस वाले के लिए। जब आपके पास सर्किट क्या है, ऑब्वियसली फॉर्मूले तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मैं तकरीबन मैंने सोचा है इस क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। और यकीन कीजिए कि जो इस क्वेश्चन मतलब जो मैं 20 या 25 क्वेश्चन कराऊंगा बस इसी में से आएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, इसी के जैसा, बस वैल्यू चेंज हो सकती है न्यूमेरिकली। तो आप इस चैप्टर को कंफर्म करने के लिए, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, बस वो 20 या 25 क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन जरूर उसमें फंसेगा, फॉर्मूले के ऊपर है। और एक चीज़ पैटर्न देखा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेकंड क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहा हूँ। सेकंड में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी। ये जो क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है फर्स्ट चैप्टर से, ये जो क्वेश्चन होता है वो सेकंड चैप्टर से, और ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड चैप्टर से। और फिर कहा जाता है कि इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट कीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे पहला चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, एक थ्योरम पूछते हैं और हर थ्योरम को मैंने प्रॉपर से बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप एग्जाम में भी लिख पाएँ। इसी तरह से मैं सेकंड चैप्टर भी बताऊंगा पूरा और थर्ड चैप्टर भी। अब ये एग्जाम टाइम पे आप पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आपके ऊपर, कि कुछ बच्चे होते हैं उनको न्यूमेरिकल करना अच्छा नहीं लगता, तो आप फिर सेकंड चैप्टर को स्किप कर दीजिए। जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और एक पहले का कर लेना, ऐसा कर सकते हो। ऐसा ही थर्ड वाले यूनिट मतलब सेकंड यूनिट के लिए थर्ड क्वेश्चन ये लोग तैयार करते हैं इग्नू वाले। तो उसमें भी 3 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी, मतलब ये यूनिट 4 से, ये यूनिट 5 से और ये यूनिट 6 से। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप एग्जाम अगर पास में है तो आप लोग सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिए
जैसे 2 जिस चैप्टर में बहुत अच्छे से मन लग रहा है उनको, लेकिन फिर आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो अगर न्यूमेरिकल है, वैसे मुझे न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आप आराम से कीजिए और सेकंड कीजिए। थर्ड वाले में बहुत थ्योरी है, अगर आप किसी चीज़ को रट सकते हैं तो ऑब्वियसली ये, और कुछ लोग रटने वाले भी होते हैं तो उनको ये चैप्टर भी अच्छा लगता है। तो आपको सिर्फ इन 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हालाँकि इस तरह की चीज़ें मैं बीच-बीच में बताता रहूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा पेपर देखिए प्रीवियस ईयर के, और फिर पैटर्न देखिए कि कैसा-कैसा आ रहा है, तो आप आराम से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें से। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में होता है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में से, और ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन होते हैं। और जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्वियसली मिक्स होता है, तो वो जितना आपने पढ़ाई की होगी उस पे कर सकते हैं कि भई कितने क्वेश्चन करने हैं उसमें से। एक बार आते हैं वापस अपने चीज़ पे, हमने क्या-क्या देखा यहाँ पे कि किसी भी सर्किट के अंदर जैसे अगर आर जुड़ा हुआ है और इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जो वोल्टेज और आई के बीच में जो ग्राफ होगा, उसमें वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा। इस वजह से जब हम यहाँ पे इम्पीडेंस वगैरह के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे ये आपका एक्सएल हो गया अहेड, और ये रजिस्टेंस की वजह से, जो कि रजिस्टेंस की वजह से तो कोई फ़र्क होता ही नहीं है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो इम्पेडेंस, तो ये थीटा, और ये इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि अंडर रूट के अंदर, मतलब पहले तो आप क्या करो, एक्सएल की वैल्यू जो कि है इंडक्टेंस, तो ओमेगा एल, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, इन और ये इम्पेडेंस कितनी है, तो जो भी सर्किट में आपके पास जुड़े हुए हैं, जैसे आर और यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर की वजह से एल नहीं लिख देना है, ओमेगा एल लिखना है। लेकिन क्योंकि इग्नो की बुक्स में वो लोग जे वगैरह लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि और दूसरी बुक्स मैंने ऐसी भी देखी जिसमें सिर्फ जेड इक्वल टू आर प्लस ओमेगा एल भी लिखा होता है। इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते थे, सेम आप कीजिए। बात आती है अब थीटा की, तो वो मैंने फिगर से भी आपको बता दिया था कि आपको क्वेश्चन में आर गिवन है और एल गिवन है, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू जे एक्सएल अपॉन आर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को उधर भेज दीजिए। अब एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल, तो क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से वो जे हटा दिया है। अब आगे आते हैं, मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने। करंट निकालना हो, उस सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, तो वी आर एम एस जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जेड का डिवाइड कर दीजिए। रजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, तो आई आर एम एस इंटू आर। इंडक्टर पे कितना खर्च हो रहा है, तो आई आर एम एस इंटू में ओमेगा एल। अब आते हैं, तो ये फॉर्मूले की बात हो गई। अब आते हैं कि अगर आपको अब कैपेसिटेंस दे दिया जाए, तो कैपेसिटेंस होगा आरसी सर्किट जिसको हम बोलते हैं। तो ये आरसी सर्किट है, और इसी टाइम पे हम क्या देखेंगे, उनके बीच में ग्राफ। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ जो वोल्टेज है वो करंट से बिहाइंड होता है, मतलब 90 डिग्री पीछे की ओर, यानी माइनस जे। ऊपर की ओर जे था तो नीचे की ओर माइनस जे। तो यहाँ पहले हम क्या लिखते थे, एक्स एल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स सी। अब इस चीज़ को मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं या जिसके हम फॉर्मूले अभी डिस्कस करेंगे वो कौन सा सर्किट है, तो ऑब्वियसली आरसी सर्किट है। अब देखते हैं इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह कैसे, ये ग्राफ में दोनों ख्याल मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर अटैच है। कैपेसिटर को कुछ बुक्स में सिंपल ऐसे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके डिनोट किया जाता है, और ऑब्वियसली इग्नू के अंदर कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, पता नहीं क्यों अलग चलते हैं इतना। तो यहाँ जो साइन है, वो लोग एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं और एक ऐसे खींच रहे हैं, तो वो आप देखिए अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे, कैपेसिटर के ही साइन है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो आरसी नेटवर्क है, और यहाँ देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया वोल्टेज 90 डिग्री बिहाइंड होता है माइनस जे की ओर। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये जेड हो गया, ये आर हो गया, और ये कैपेसिटर वाला है, तो हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, एक्सी से। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो कुछ फॉर्मूले तो सिमिलर हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे उसी जैसे। कुछ क्या है, देखिए, यहाँ जो एक्सी का फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू में 1 अपॉन ओमेगा सी। एक बार दोबारा सुनिए, जो एक्सएल था, मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। पिछले वाले में जो एक्सएल की वैल्यू थी वो ओमेगा एल थी, मतलब ऊपर ही ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो इनवर्सली मतलब नीचे की ओर है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे एल को सफिक्स में लिखता था, यहाँ सी सफिक्स में है, लेकिन जैसे वहाँ ओमेगा इंटू एल था, उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा इंटू सी है, लेकिन ये 1 अपॉन में है। तो ये एक छोटा सा चेंज है। और सिमिलरली यहाँ ओमेगा कौन है, तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला पहले बताया 2 पाई एफ सी।
अब बात आती है फिर से Z की। तो Z का तो वही फॉर्मूला मतलब कंडीशन है कि भैया आपके सर्किट में जितने भी इम्पीडेंस देने वाली चीज़ें जुड़ी हैं उन सबका सम कर दो। तो हमारे सर्किट में R है तो R लिखा, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की सिर्फ C नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है। C की जगह हम ये लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो इम्पेडेंस है वो ये है, ये इम्पेडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके थ्रू, कैपेसिटेंस की वजह से। तो यहाँ पे टोटल इम्पेडेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का इम्पेडेंस और कैपेसिटर का। तो चाहो आप XC लिखो या फिर डायरेक्ट ओमेगा C लिखो, वैसे तो यही है, लेकिन क्योंकि इग्नू की बुक है तो यहाँ थोड़ा सा वो लोग J भी लिख रहे हैं, तो आप भी लिखिए J। अब Z के बाद में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने का वही हमेशा वो लॉजिक जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो ही हमेशा काम करता है कि पहले अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर और फिर प्लस ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई होगी, अब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। Z का मैग्नीट्यूड जो होगा, वैल्यू जो होगी, तो R का स्क्वायर और प्लस J वगैरह नहीं लिखना है, सिंपल जो 1/ओमेगा C है उसका स्क्वायर। तो ये आपका टोटल इम्पेडेंस आ जाएगा। अब फिर से बात आती है RL सर्किट की तरह कि यहाँ थीटा क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा। तो फेज एंगल के लिए जब यहाँ देख लीजिए, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा मैं साइड में लिख देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू XC, परपेंडिकुलर है, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो जब टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स XC अपॉन R, या तो ये लिखिए या फिर ये XC की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ऑब्वियसली टेन इनवर्स, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और क्योंकि ये नीचे की ओर है तो माइनस साइन भी लगा दीजिए, -1/ओमेगा C R। XC की वैल्यू है 1/ओमेगा C, इसलिए ये आ गया थीटा। अब इसी तरह से इसमें पूछ सकते हैं कि भाई करंट कितना है। तो अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, करंट के लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो उस वाले में सीखा था, IRMS अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ Z। जैसे यहाँ बताया था BRMS अपॉन में Z, यहाँ मैग्नीट्यूड में लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखना है। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि वोल्टेज बताओ कि कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज खर्च हुआ है, क्योंकि यहाँ से करंट जब गया दोनों में सेम, तो दोनों जगह वोल्टेज अलग अलग है। तो वोल्टेज अगर कैपेसिटर पे ढूंढना है तो वही फॉर्मूला कि I और इनटू में, देखो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ कौन है, इम्पेडेंस, तो इम्पेडेंस कौन है, XC, तो I इंटू XC। इसी तरह से अगर आपको रेजिस्टेंस पर निकालना तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो I इंटू में R। अब आपके दिमाग में जैसे आ सकता है कि यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो कौन सी है, तो वो जो वैल्यू है वो आती है हमेशा ये जो I निकल के आया है। जब यहाँ VRMS पुट किया है तो ये जो करंट मिलता है वो IRMS ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे IRMS में लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तो यहाँ IRMS है, इसको एक बार क्लियर करते हैं, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। तो ये जैसे मैंने ऊपर बताया IRMS, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, VRMS अपॉन में Z, जैसे यहाँ था VRMS अपॉन में Z। फिर जो उसकी वजह से वैल्यू आएगी तो ये भी IRMS लिख सकते हैं इसको, ये भी RMS और ये भी RMS। तो ये फॉर्मूले थे। अगर आपके पास RC सर्किट है तो आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर RL सर्किट है तो ये वाले। अब आते हैं कि इनके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और इनके न्यूमेरिकल इसी तरह से सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला वाइज हैं, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता है, तो मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे इसमें। तो इसके आप कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बुक से हैं और कुछ क्वेश्चन आपके पेपर से भी मैंने देखे हैं, मैच कर रहे हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं ये लोग। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, कहता है एग्जाम्पल के अंदर कि एक सर्किट है, उसके अंदर आपको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, कनेक्टेड इन अ सीरीज विद 50 मिली हेनरी कॉइल। तो हेनरी जो है वो जो यूनिट है वो इंडक्टर की है, तो इससे हमें पता लग गया। और चलो ये भी बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के पता कर ही लेंगे वैसे तो, कि रेजिस्टेंस अगर है आपके सर्किट में तो उसकी यूनिट क्या है, ओम। इंडक्टर है तो उसकी क्या है, हेनरी। कैपेसिटेंस है तो उसकी क्या है, फेरड।
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखिए। तो इस यूनिट से मुझे पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे इंडक्टर जुड़ा हुआ है। फिर ये वोल्टेज दिया हुआ है 10 VRMS, 10 किलोहर्ट्ज सिग्नल दिया गया है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इम्पेडेंस बताना है, करंट बताना है और फेज एंगल थीटा VRBL। तो ऑब्वियसली इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो अब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है, उनको सामने लिखा मैंने कि गिवन दैट कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम है, तो उसको हम नॉर्मल यूनिट में लिखेंगे तो 1000 ओम। इसी तरह से जो इंडक्टर यानी कि L दिया हुआ है वो है 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वो है 10B और ये RMS वो सफिक्स में लिखा हुआ है। इसके बाद में है 10 किलो हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी है, तो ये F दिया हुआ है आपको 10। अब क्योंकि किलो है तो मैं इसको 10⁻³ और हर्ट्ज नॉर्मल उसमें लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब मैं साइड में यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या पता करना है। इस तरह से थोड़ा सा आप एग्जाम में थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो इम्पेडेंस निकालना है, करंट बताना है सेकंड उसमें, फिर थर्ड में हमें फेज एंगल यानी कि थीटा, फोर्थ में हमें BR यानी कि हाँ ठीक है BR, और फिफ्थ में VL की वोल्टेज उसके ऊपर। चाहे तो आप यहाँ सर्किट भी बना दीजिए, ऑब्वियसली इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपका टीचर के ऊपर कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है हमने जो है 1000 ओम का। इसके बाद एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और वो इंडक्टर की जो वैल्यू है वो है 50 मिली हेनरी, और फिर इन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज सोर्स से। तो क्योंकि ये जो वोल्टेज है बहुत हाई है तो ये एसी सर्किट होगा। एसी सर्किट को डिनोट करने का ये तरीका होता है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वोल्टेज का ग्राफ ऐसे मिलता है, तो उसी चीज़ को लेके ध्यान में रखे हुए ये एसी सर्किट को डिनोट करने का तरीका है कि एक सर्कल ड्रॉ करो और इसके अंदर ये लाइन बना दो, तो ये आपका, और यहाँ से ये आपके पास करंट फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी डिनोट करने का तरीका। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे। मैंने एक बार बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है फिगर, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ता है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो आगे के क्वेश्चन में भी मार्क्स थोड़े से ठीक ठाक मिल जाते हैं। बात करते हैं कि हमें यहाँ पे Z निकालना है। तो Z के लिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ही था, लेकिन मैं बार बार फॉर्मूला दिखाऊंगा नहीं ताकि आपको याद हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले XL निकालना होता है। तो XL की वैल्यू मैंने बताई थी इंडक्टर के केस में ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू क्या है तो 2πf इंटू एल। फिर अब तो सबकी वैल्यू पुट करो। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर है तो मैं जल्दी से इनकी वैल्यूज पुट करके और डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी आपको कितनी दी गई थी, एक तरह से 10⁻⁴, तो यहाँ 10⁻⁴ इंटू एल, तो एल दिया गया है 50 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 3140 ओम। तो ये तो हो गया आपके पास एक्सेल। अब आते हैं जेड पे निकालते हैं, क्योंकि एक्सेल पूछा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली हम जब तक एक्सेल नहीं पता होगा तब तक आगे की चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। तो अब आते हैं जेड पे, तो जो कि हमें पूछा गया है। तो जेड के लिए मैंने फॉर्मूला उधर बताया था कि आपका जो भी ये सर्किट है इसमें जितने भी इम्पेडेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आर, फिर ये जो क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये इंडक्टर है तो ये आगे चलता है तो प्लस का साइन आएगा, जे आएगा और एक्सएल आएगा। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, r की वैल्यू कितनी है 10⁻³ एक तरह से, या 1000 लिखिए कोई बात नहीं। तो 1000 फिर प्लस j एज इट इज, और एक्सएल की जो वैल्यू है अभी अभी निकाली है हमने जो कि है 3140। तो ये आपका इन एक तरह से z आ गया। अब इसमें क्या है वो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं। इम्पेडेंस है, मेरे ख्याल से आप दोनों लिख के आइए तो ज़्यादा बेटर है, मतलब जेड भी निकालिए और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी बता ही दीजिए, क्योंकि क्यों कन्फ्यूजन में रहना है। तो अंडर रूट के अंदर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 1000 का स्क्वायर, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये सॉल्व है मेरे पास तो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ। तो 3140 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है 3295.4। और अगर बाई चांस कैलकुलेशन में कोई गलती भी होती है तो आप उसको अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए, क्योंकि जल्दी में मैं ये कर रहा हूँ तो इस वजह से हो सकता है कैलकुलेशन में कोई पॉइंट वगैरह इधर उधर हो जाए, लेकिन जो तरीका होगा मेन चीज़ है आप वो सीखिए। कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये जेड में हमने वैल्यू पुट की तो ये आ रहा है।
अब आते हैं सेकंड वाले पे, और क्या क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया था जेड, और हाँ मैंने जैसे कि यहाँ लिखा है सिर्फ जेड इम्पेडेंस बताओ, तो मैंने कहा है आपसे कंफ्यूज मत होइए, ये जेड भी निकाल दीजिए और मैग्नीट्यूड भी निकाल ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर पूछा है आई यानी करंट, तो करंट के लिए मैंने फॉर्मूला आपको उधर क्या बताया था, अभी जो जब मैं पढ़ा रहा था कि कैसे वैल्यूज निकल रही हैं, तो आई इज इक्वल टू मैंने बताया था वी आर एम एस और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो अब यहाँ पे वी आर एम एस कितना है, तो ये जो दिया गया है वो वी आर एम एस ही है, तो 10 है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में 10, फिर डिवाइडेड बाई अभी इम्पेडेंस कितनी आई है टोटल 3295, ऑब्वियसली इसका हम डिवाइड करेंगे 3295.4, तो डिवाइड करने पे इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 3.03 मिली एम्पियर। तो ये आपका आई आ गया। फिर क्या पूछा गया है थीटा, तो ये चीज़ मैंने जस्ट अभी सारा कुछ जो थियोरिटिकल ऊपर पढ़ाया था वो उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अगर वो अच्छे से समझा होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप निकल के आ रही हैं। देखो तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स, फिर क्या था क्योंकि इंडक्टर है तो एक्सएल और अपॉन में आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस। तो फिर से यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन फिजिक्स के पेपर में आप लोग लेके जा सकते हैं। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है 3140 और डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 1000 थी, तो 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं, तो फिर इसका आंसर आएगा आपका 72.33 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड के बाद पूछा गया था वी आर और वी एल। वी आर का मतलब क्या है कि इस रजिस्टेंस पे कितना वोल्ट खर्च हुआ है वोल्टेज, और ये जो इंडक्टर है उस पर कितना खर्च हुआ है। तो मैंने बताया था आपको याद रखने का तरीका कि वोल्टेज जब भी निकाला जाता है तो सेम ओम लॉ को फॉलो किया जाता है, आई आर। तो आई यहाँ पे जो है वो है आर एम एस, तो आर एम एस वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम आई आर एम एस लिख देंगे, इसको भी आर एम एस लिख देंगे सफिक्स में, और यहाँ पे भी हमारा आई आर एम एस रहेगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक बार, तो आई, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आई आर एम एस इंटू आर। तो आई आर एम एस की वैल्यू आई है 3.03 इंटू मिली एम्पियर है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, फिर इंटू रजिस्टेंस है 1000 का, तो ये एक तरह से कैलकुलेट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3.03 वोल्टेज। तो ये आपका वोल्ट आ गया कहाँ पे खर्च होने वाला, रजिस्टेंस पे, तो वी आर लिख देता हूँ मैं इस तरह से। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो हमसे पूछा गया है वो है कि इंडक्टर पे कितना खर्च हो रहा है। तो फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी एल से। तो क्या तरीका है कि जो भी आपका आई आर एम एस था वो लिखो, और इंटू में इंडक्टर, इंडक्टर की वजह से जो इम्पेडेंस थी जो कि होती है ओमेगा एल। तो अब आई आर एम एस की वैल्यू देखिए कितनी है, आई आर एम एस की वैल्यू है 3.03 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा कितना था आपके पास, वैसे तो ओमेगा एल की कंबाइंड वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ 3140 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 9.51 वोल्टेज। तो ये V आ गया खर्च होने वाला कहाँ पे, इंडक्टर के ऊपर। ये आपके पास आ गया फेज एंगल, और इधर रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है वो आ गया, आई आर एम एस मतलब करंट आ गया उसके अंदर, और इम्पेडेंस मैंने कहा है आपसे सजेस्ट किया है कि Z भी निकालिए और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखा कि सिर्फ वैल्यूज दी गई हैं, उनको फॉर्मूलेज में बस पुट करना है, और ऊपर पूरे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को इतना अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप बस जो 20 या 25 क्वेश्चन है इस चैप्टर में बस उतने कंप्लीट कीजिए, आपका काम बनेगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, लेकिन इनको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में तो हमें पहले से ही फिगर दे रखा है, तो वो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, तो और अच्छा है हमारे लिए फिगर बनाने का काम बच गया। तो अब इसका आंसर कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले लिख लिया कीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है, अ साइन वेव जनरेटर सप्लाइज अ 500 हर्ट्ज, तो यानी फ्रीक्वेंसी दी है, तो f इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। इसके बाद चलते हैं, वी आर एम एस दिया है, यानी वोल्टेज हमें एक तरह से आर एम एस वैल्यू दी हुई है उसकी, आप चाहो तो 50 लिख दो, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद में 2 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ ओम। आगे बढ़ते हैं,
इन अ सीरीज विद अ माइक्रोफैरड, यानी कैपेसिटेंस दे रखी है 0.1 माइक्रोफैरड का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैरड, एज सोन इन द फिगर। डिटरमाइन द टोटल इम्पेडेंस। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है वो मैंने यहाँ लिखा। सबसे पहले हमें पता करना है इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या है, मतलब वो चलो अभी नीचे देखेंगे। फिर फेज एंगल यानी कि थीटा, फिर वोल्टेज हमें बताना है जो खर्च हो रहा है कैपेसिटेंस पे, और फिर चौथी चीज बतानी है कि वोल्टेज पे कितना, मतलब रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज खर्च हुआ है। वही चीजें जो मैंने आपको सिखाई हैं। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिखा है जिसमें आरसी सर्किट यूज हुआ है। तो क्या तरीका था, देखिए सबसे पहले तो हम निकाल के बैठेंगे जो कैपेसिटेंस पे इम्पेडेंस खर्च हो रही है, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से। तो एक्सी को निकालने का क्या तरीका है, मैंने बताया था एक्स एल जो होता है उसमें ओमेगा एल ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जब हम एक्स सी की बात करते हैं तो 1/ओमेगा सी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/ओमेगा सी, फिर इक्वल टू में 1/2πf/c। फिर आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज पुट कीजिए, अब बस कैलकुलेशन का काम है। तो 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई थी जो कि है 500 हर्ट्ज, फिर इंटू कैपेसिटेंस वो है 0.1 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोफेरड था। इसको ऑब्वियसली कैलकुलेटर जैसे कि अलाउड है आपके एग्जाम में, तो यहाँ हम डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 3184 प्लस 0.752। और इस चीज़ को मैं साफ साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मैं कुछ खुद से भी सॉल्व की हूँ और कुछ आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, पर इग्नू की बुक में इतनी गलतियाँ होती हैं तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यू का आंसर है वो यही आएगा। तो मैं, मेरा काम है सिर्फ ये सिखाना कि ये आप क्वेश्चन को पढ़ के ये वैल्यूज पुट कीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, अपने आप भी वेरीफाई कीजिए। अब आते हैं एक्सी आने के बाद में कि फर्स्ट पार्ट में हमें Z पूछा गया था। तो Z निकालने का मैंने क्या तरीका बताया कि आपके सर्किट में जो जो इम्पेडेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस कर रहा है और एक कैपेसिटेंस कर रहा है, तो कैपेसिटेंस का C नहीं लिखेंगे, हम XC लिखेंगे। तो XC और XC की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। तो और हाँ, यहाँ पे हम इसके साथ साथ वो, क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो है करंट से बिहाइंड होता है तो हम माइनस का साइन लगा के J लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब R की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2000 ओम, फिर माइनस जे एज इट इज, और एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 3184.752। तो ये आपका आंसर है जेड। लेकिन मैंने आपसे साथ साथ ये भी कहा है कि रिस्क मत लीजिए, आप जेड के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के आइए एग्जाम में, जिसका तरीका है कि ये जो 2000 है उसका स्क्वायर, और मैंने साफ साफ कहा था जे का स्क्वायर नहीं करना है, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है। तो 3184.752, आप चाहें तो यहाँ नेगेटिव भी रखिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे वेरीफाई कीजिए अपने आप, तो इसका आंसर आएगा 3760.6 ओम। तो ये आपका टोटल सर्किट का इम्पेडेंस आ गया। अब आते हैं सेकंड क्या पूछा जाता है, वैसे तो थीटा ही पूछा जाता है, देख लेते हैं थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, फिर अगर इंडक्टर जुड़ा है तो यहाँ एक्स एल लिखो, कैपेसिटेंस जुड़ा है तो एक्स सी लिखेंगे अपॉन में आर। तो क्योंकि एक्स एल हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है एक्स सी जो कि ये है, तो 3184.752 एंड डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2000। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट कीजिए और एंगल निकालिए। तो जो भी ये एंगल आ रहा है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे माइनस साइन होता है, तो माइनस का 57.87 डिग्री। तो ये आपके पास इम्पेडेंस आ गई एक तरह से, ये एंगल आ गया। अब आते हैं थर्ड क्या क्या चीज़ पूछी गई है, अच्छा VC और VR। तो थर्ड पॉइंट निकालते हैं। तो थर्ड पॉइंट के लिए हमें VC पूछा गया है, तो VC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इज इक्वल टू में IRMS जो मैंने आपको सिखाया था, और इनटू में यहाँ पे हम कैपेसिटर के निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटर का XC। अब चिंता वाली बात है कि I नहीं पता, तो कोई बात नहीं, पिछले पार्ट में मैंने कराया था IRMS की वैल्यू क्या होती है कि VRMS और डिवाइडेड बाई टोटल इम्पेडेंस। तो VRMS आपको क्वेश्चन में गिवन था 50, तो हमने यहाँ लिखा 50, और जो इम्पेडेंस है वो हमने निकाली थी 3760.6। सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पुट करेंगे, और XC आपको गिवन है, तो XC की वैल्यू कितनी है, पहले तो IRMS देख लेते हैं।
तो 50 अपॉन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3760.6 और इंटू XC की वैल्यू कितनी थी 3184.752। तो सॉल्व करने पे यहाँ जो BC की वैल्यू मिल रही है आपको वो कितनी है 8.47 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हमसे पूछा गया है मतलब VR, तो वो तो ओम्स लॉ लगाइए सिंपल। तो VR इज इक्वल टू में होता है IRMS इंटू आर। तो IRMS की वैल्यू वही सेम है 50 अपॉन में 3760.6 इंटू, अब R की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी थी 2000, तो ये 2000 लिखा। फिर इक्वल टू में इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, तो मैं ये आंसर आता है 5.32 वोल्टेज। इस तरह से हमने सारी चीज़ें निकालनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह के, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी, मतलब ये जो अभी क्वेश्चन कराए वो ज़्यादा अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू जो अभी कराने वाला हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज, ठीक है, एंड फेज एंगल। सोर्स वोल्टेज मतलब हमें ये बी बताना है और फेज एंगल बताना है इस बार। और हमें फिर ये भी दिया गया है सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि इस पे जो खर्च होने वाला वोल्टेज है वो है 70 वोल्ट, ठीक है, और जो यहाँ खर्च होने वाला है वो कितना है 20 वोल्ट। जैसे हम अभी जो क्वेश्चन किए हैं उन हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें पता है कि जो टोटल, जैसे यहाँ से जो भी वोल्टेज जाता था तो हम VR निकालते थे, फिर यहाँ पे अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के हिसाब से सोचते थे, और अगर कैपेसिटेंस था तो कैपेसिटर था तो उसके हिसाब से उसका सोचते थे। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से देखना है कि अगर इस बार ये दोनों वैल्यू दी गई हैं तो उनके हिसाब से ये VS कितना होगा। तो बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमें कि रेजिस्टेंस पे, यानी VR की वैल्यू गिवन है 70 वोल्टेज की, और VL जो गिवन है वो 20 वोल्टेज का। अब हमसे पूछा गया है कि VS बताओ। तो बहुत इजी है, सेम उसी तरह से करना है जैसे आपने इम्पेडेंस का मैग्नीट्यूड निकालते थे ना कि R का अंडर रूट के अंदर और जो यहाँ होता था उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसी तरह से यहाँ पे सिंपल VR का स्क्वायर कीजिए और जो VL है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत छोटा सा आंसर था ये तो VR यानी 70 का स्क्वायर कितना हो गया 4900। इसी तरह से VL यानी कि 220, तो उसका हो जाएगा ऑब्वियसली 400। इसको सॉल्व किया हमने तो VS की वैल्यू कैलकुलेटर से 72.8 वोल्टेज की मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, गलती से भी ऐसा कुछ मत सोचना कि यहाँ से ये चलाते वोल्टेज बट गया तो 70 ये है, ये 20 है तो ये 90 होगा, ऐसा मत करना गलती। इसका फॉर्मूला ये है अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, फिर सॉल्व करने पे 72.8 वोल्टेज जो है वो हो रहा है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट कि वोल्टेज हमें बताना, सोर्स वोल्टेज बताना और फेज एंगल भी बताना है। तो फेज एंगल कैसे निकालें, तो क्योंकि यहाँ हमें वो ही दिया गया है वोल्टेज के बारे में, तो सिमिलर है कि अगर वोल्ट फेज एंगल निकालना है तो याद कीजिए tan इनवर्स। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे कि यहाँ इम्पेडेंस इंडक्टर की, तो यहाँ इम्पेडेंस की जगह वोल्टेज लिख दो यानी कि 20 वोल्टेज। फिर अपन में नीचे क्या होता था रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज खर्च हो रहा है यानी कि 70। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हुई। थीटा की वैल्यू वहाँ क्या होती थी tan इनवर्स XL अपॉन में R। तो ये तब लिखना है जब आपके पास ये XL और R मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्म में दे रखी हूँ, लेकिन आपके पास है वोल्टेज अगर, तो यही फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। XL की जगह हम क्या लिख देंगे वोल्टेज कहाँ पे इंडक्टर पे, फिर नीचे क्या लिखेंगे वोल्टेज कहाँ पे रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको ड्राइव कराने बैठूंगा तो वैसे तो टाइम नहीं लगेगा, चलो बता ही देता हूँ। तो V जैसे कि हमने पढ़ा था VL, तो VL की वैल्यू क्या होती थी IRMS और इंटू में XL, और इसी तरह से VR क्या होता था आपके पास कि IRMS और इंटू में रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया है बस यहाँ से XL की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर दी। तो सॉल्व करोगे अपने आप ये बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो ये कितना आएगा 20 फिर अपॉन में 70। अब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालिए तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15.95 डिग्री। चलिए ये हो गया आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, समझ आ ही गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक और फिर उसके हिसाब से न्यूमेरिकल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। इसमें यहाँ इस बार रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ वोल्टेज खर्च हो रहा है 20 वोल्ट, और पिछले क्वेश्चन में इंडक्टर था तो यहाँ कैपेसिटर जोड़ के 30 वोल्ट। तो वही पूछा गया है फिर से, सोर्स वोल्टेज बताओ और फिर फेज एंगल, मतलब सेम ही चीज़ है, तो बहुत ईजी है। कैसे करें, सेम देखो, वी आर और वी एल दिया था, तो यहाँ आंसर में हमें क्या क्या गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ मुझे गिवन है वी आर की वैल्यू जो कि है 20 वोल्टेज, फिर वी सी यानी कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है वो है 30 वोल्टेज। तो क्या पूछा गया है पहले पार्ट में कि सोर्स वोल्टेज, या वी एस लिख दो, एक ही बात है, एस फॉर सोर्स। तो इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, अंडर रूट के अंदर दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जैसे हम इम्पेडेंस में करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या, अब जो सॉल्व करोगे इसको, तो ये 400 है और ये 900, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए अपने आप। तो इसका आंसर जो मुझे डायरेक्ट मिल रहा है वो है 36 वोल्ट। पता नहीं क्यों गलत लग रहा है, लेकिन देख लेना आप जो भी है। फिर मतलब वैल्यूज पुट करनी है, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब आते हैं थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, फिर जैसे ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, थीटा का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो tan इनवर्स क्या लिखते थे कि यहाँ इम्पेडेंस क्रिएटेड बाई इंडक्टर, वो कैपेसिटेंस, और नीचे क्या होता था, रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे वोल्टेज जो कैपेसिटर पे है वो मेंशन कीजिए, और नीचे जो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे है वो मेंशन कीजिए। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स, अब वी सी की वैल्यू कितनी है 30, बी आर की वैल्यू 20, सॉल्व कीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो इसकी जो भी वैल्यू आए वो आपको लिखनी है। तो इसकी वैल्यू है 56.3 डिग्री। मैं इस वाले को चेक करता हूँ, एक बार कंफर्म करता हूँ क्योंकि ये मुझे गड़बड़ लग रहा है। अंडर रूट के अंदर 900 प्लस 400, तो ये 10√13 यानी कि 36.05। अच्छा ठीक है, मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, 36.05 वोल्ट। तो मतलब ठीक ही लिखा था वो। ठीक है, अब तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन जैसे आज कराएं, इनको अच्छे से फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसके हिसाब से उसके न्यूमेरिकल करेंगे।